गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACL क्लासेस सिरोही। तो आज आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन मोड पर किस तरीके से बहुत टाइम बाद वीडियो आपको देखने को मिला होगा। और चूँकि ऑफलाइन क्लासेस चल चुकी है, इस वजह से ऑनलाइन का थोड़ा सा माहौल कम सा हो गया है सिरोही जैसी सिटी में, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। ऐसे दौर में हम वापस वीडियो का सहारा इसलिए लेना पड़ा। मैं सुबह से ट्रैवलिंग में था और बच्चों से मिलना चाहता था। आज हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर था सिरोही डिस्ट्रिक्ट का, और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में आज हाफ ईयरली एग्ज़ाम 12th मैथ्स का पेपर था। और जो EVM वाले स्टूडेंट हैं उनका पेपर कल होने वाला है मैथ्स का, तो थोड़ा सा बातचीत करना था स्टूडेंट से भी, और उनको थोड़ा सा मोटिव करना था कल पेपर कैसे अटेंड करना है। और आज जिन स्टूडेंट्स का पेपर हुआ है उनसे भी थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आज का पेपर था और कैसा लेवल का था, क्या क्वेश्चंस हमसे छूटे या क्वेश्चंस बने, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखेंगे हाफ ईयरली गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का पेपर। और मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स जो EVM के स्टूडेंट्स है थोड़ा सा वीडियो देख ले, अपना समय वेस्ट तो नहीं करना चाहूँगा मैं, पर थोड़ा सा 8-10 मिनट का जो भी वीडियो है उसको थोड़ा सा देखे, और कल का पेपर को किस तरीके से अटेंड करना है उस चीज़ को मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ। तो आज आपके साथ में नहीं था ऑफलाइन क्लासेज में, इस वजह से मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा ताकि कल का पेपर आप के बहुत अच्छा हो। उस उम्मीद के साथ में मैं डिस्कस करता हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू बिल्डिंग का पेपर, और जो पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में ये पेपर गया है, आप सारे वीडियो अच्छे से देखें इस वीडियो को पूरे ढंग से कि क्वेश्चंस किस टाइप के रहे थे। तो इस पैटर्न के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं तो मैथ्स का जो पेपर है वो सबसे पहले 48 मार्क्स का पेपर हमको देखने को मिला था। और इस 48 मार्क्स के अंदर 1 से लेकर 20 के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, और कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे 21 से 27, और फिर 4 और 5 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चंस हमको देखने को मिले। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा इस चीज़ को कि आपका जो 1 से लेकर जो क्वेश्चंस थे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमको दिखाई दिए 1 से 5 तक, और 1 से 5 तक के क्वेश्चंस बहुत कहे तो बहुत इजी लेवल ही कह सकते हैं हम, क्योंकि डायरेक्टली बुक से ही ऐसा कोई नया क्वेश्चन फ्रेमिंग का नहीं मिला, डायरेक्टली बुक के ही क्वेश्चन सारे देखने को मिले। और मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है रिलेशन इन फंक्शन से, और रिलेशन इन फंक्शन से बहुत सिंपल क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। हमको चारों ऑप्शन के थ्रू ही चेक कर लेते आप डायरेक्टली कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन था a, b एंड a minus b equals to b minus 2 एंड b greater than 6। यहां पर आपको क्या करना था, a equals to b minus 2 है, b की वैल्यू जो है वो 6 से ज्यादा लेनी है। तो पहले तो आप डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेट करें कि b की वैल्यू जो 6 से कम वैल्यू दिखाई दे रही है आप उसको वहीं पे नेगलेक्ट करें, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो मैं ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही नहीं लूंगा, क्योंकि 2,4 है और यहाँ पर b का वैल्यू 4 आ रहा है। उस दृष्टि से मैं ये वाला जो ऑप्शन है इसको नहीं लेने वाला। b, c और d ये तीनों ही वैल्यूज में b की वैल्यू 6 से ज्यादा है, और b की वैल्यू 6 से ज्यादा है। ऐसे केस में हमको एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि a का वैल्यू उस b की वैल्यू में से 2 कम करके आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं। 3,8 नहीं होगा, क्योंकि हम 8 में से 2 माइनस करते हैं तो हमें 6 मिलता है, तो b ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सिमिलर 7 में से 8, तो ये भी बहुत ही ऑप्शन नहीं हो सकता। एंड सी ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है 6,8, ऑब्वियसली 8 में से 2 आप माइनस करेंगे तो ये का वैल्यू 6 मिलेगा। डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेट करके थोड़ा सा देखना था, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट यूनिट से, क्योंकि फर्स्ट यूनिट ये जो स्टूडेंट्स काफी डर बैठ गया था फर्स्ट यूनिट का कि कैसे क्वेश्चंस बनने वाले क्या नहीं होने वाला। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत ही इतनी बहुत प्यारी सी हुई पेपर में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो tan इनवर्स x बाय वाई प्लस माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके बुक का ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिला। इस क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे थे, tan इनवर्स x tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। आप उससे भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। आपको यहाँ थोड़ा सा एक तरीका अपनाना था। क्या तरीके की बात कर रहा हूं, tan इनवर्स x बाय वाई आपको दे रखा है, आपको जो सेकंड टर्म था उस सेकंड वाले टर्म को tan इनवर्स x बाय वाई की फॉर्म में लाना था। अरे सर x बाय वाई की फॉर्म में लाए कैसे? तो x बाय वाई की फॉर्म में अगर आपको लाना है तो कुछ नहीं करना था, आपको उसी टर्म में से, ऊपर वाले टर्म में से आपको y कॉमन लेना था, और नीचे वाले टर्म से भी y कॉमन लेना था। सर अगर y कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले टर्म में ऑब्वियसली x बाय वाई बनेगा, और नीचे वाले टर्म में भी x बाय वाई बनेगा। तो वहां से क्या होगा, tan इनवर्स x बाय वाई प्लस 1 हो जाएगा।
-1 हो जाएगा और tan इनवर्स नीचे जो टर्म आएगा वो बचेगा अगेन x बाय वाई प्लस 1। सर यहाँ डायरेक्टली एक फॉर्मूला अवेलेबल हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला? वही जो हम लगाए tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सर इस 1 का क्या करें? हम यहाँ 1 को पाई बाय 4 के रूप में यूज कर सकते हैं, तो ये tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस x बाय वाई, सॉरी x बाय वाई माइनस पाई बाय 4 एंड 1 प्लस वही x बाय वाई और पाई बाय 4। तो यहाँ पर एक पाई बाय 4 का टर्म हमको देखने को मिला है जो x बाय वाई माइनस पाई बाय 4 यानी b के टर्म्स में हमको देखने को मिला। तो यहाँ से आपका आंसर जो मिलना था पाई बाय 4 आपका एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि tan इनवर्स x बाय वाई से tan इनवर्स x बाय वाई कट जाएगा और सिर्फ बच जाएगा माइनस माइनस प्लस होके tan इनवर्स पाई बाय 4। ये क्वेश्चन इसलिए पूरा आपको बता दिया। इस वीडियो को मुझे थोड़ा छोटा करना है, मैं इसलिए फास्ट एनालिसिस कर रहा हूँ कि आप जल्दी, आपके पास में पेपर वैसे भी अवेलेबल है, आप सिर्फ अपना आंसर और मैं जो चीज बोल रहा हूँ सिर्फ उसको सुने कि वो क्या चीज मैं यहाँ पर आपको एनालिसिस कर रहा हूँ पेपर का, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है पाई बाय 4 वो करेक्ट होगा। तो आपका tan इनवर्स पाई बाय 4 से आपको आंसर बताना था कि ये पाई बाय 4 के इक्वल आने वाला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका अगला जो क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको tan इनवर्स पाई बाय 4 मिलेगा जो कि डायरेक्टली 1 के इक्वल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वर्ग अवयव का क्वेश्चन था, और वर्ग अवयव के क्वेश्चन में आप लोग सब जानते हैं कि वर्ग अवयव क्या होता है। जब पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाता है तो m और n की वैल्यू इक्वल हो जाती है, पंक्ति बराबर स्तंभ। तो यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्टली दे रखा था m इक्वल टू n, ना लेस देन ना ग्रेटर देन, डायरेक्टली आपको ऑप्शन में देखने को मिला है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल सारणिक का क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपको ABCD वाला जो क्वेश्चन सिखाया है 2x2 में, डायरेक्टली आपको AD माइनस BC करके और आंसर फाइंड करना था। x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाना था, x स्क्वायर माइनस 1। सो आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आंसर करना था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन 5 की पावर x, ये स्टूडेंट कांस्टेंट के ऊपर आपका वेरिएबल पावर, इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह बोलते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो हम 5 की पावर x एंड log e बेस 2 के फॉर्म में देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेम हुआ है डी, और ये 5 इसका पावर मत मानिएगा, वो बेस में ही है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में कभी कभार हो जाता है। तो 5 को आपको बेस के साथ में ऊपर जो पावर है वो पावर नहीं बताना, वो 5 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा सा फ्रेम किया था, और विविध में ये क्वेश्चन विविध में आप क्वेश्चन ये देख सकते हैं। a बराबर 1 2 3 दे रखा था और बोला था कि 1 2 और 1 एंड 1 3 आपको रखना है और स्वतुल्य और सममित की बात करनी है। तो देखो वेरी सिंपल, अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट, अगर ए सेट के अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट्स अगर है और इसमें आपको 1 2 और 1 3 को इन्वॉल्व करना है, कहने का मतलब, और स्वतुल्य और सममित होना चाहिए जबकि संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम कौन सा स्ट्रक्चर उस रिलेशन का बनेगा हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर स्वतुल्य को इन्वॉल्व करना है तो 1 1 2 2 और 3 3 को रखना पड़ेगा। सममित को बताना है तो 1 2 के साथ में 2 1 को रखना पड़ेगा, 1 3 के साथ में 3 1 को रखना पड़ेगा। 2 3 की बात हुई नहीं, हम 2 3 को नहीं लेंगे। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको क्या देखने को मिली, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। हम 2 3 3 2 को इन्वॉल्व क्यों नहीं किए? अगर 2 3 और 3 2 को इन्वॉल्व कर देते तो ये संक्रामक भी हो जाता और पूरा तुल्यता संबंध हो जाता। तो यहां आपको एक बात का ध्यान रखना था, 2 3 एंड 3 2 को इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन साफ स्पष्ट रूप में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि आपको संक्रामकता शो नहीं करनी, तो ओनली सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन बनेगा। और रिलेशन में फिर से बोल देता हूं 1 1 2 2 3 3 1 2, और फिर उसके बाद में वही उसका सबमिट 2 1 हो जाएगा। सिमिलर 1 3 है तो 3 1 हो जाएगा, वन रिलेशन बनेगा। तो ये आपका बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन फ्रेम किया। अगर फॉर्मूले का आइडिया अगर आपको सेकंड चैप्टर में है तो इजीली इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। क्वेश्चन था tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। आप सिंपल फॉर्म में अगर बोले कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो स्टूडेंट होता है वो पाई बाई 2 होता है, और सिमिलर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये भी सर पाई बाई 2 होता है। दोनों पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा फेमस टाइप का क्वेश्चन है। बहुत बार मैंने क्लास में भी बोला है कि ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि एक ए लेना था, उसी का उसका ट्रांसपोज परिवर्त लेना था, और परिवर्त लेके उसको आई के इक्वल रखना था, तत्समक अवयव के इक्वल रखना था 1 0 0 1 के फॉर्म में। अगर उसको आप कंपेयर किया होंगे तो आपको 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 मिला होगा। cos अल्फा इक्वल टू 1/2, और 1/2 आपको कहां देखने को मिलता है? cos में। सिमिलर बोले तो पाई बाय 3 पर 60 डिग्री एंगल पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ अल्फा का मान चाहिए था पाई बाय 3 और 60 डिग्री आपको मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
y बराबर x log e बेस। ये है log के साथ में थोड़ा सा स्टूडेंट ऐसा कुछ तो स्टूडेंट सोच भी लिए होंगे, एक बार ऐसा डिस्कशन भी हुआ था क्लास में। x log e बेस पावर नहीं है वो x, वो बेस के साथ में log के साथ में कुछ ना कुछ क्वांटिटी रहता है वो x है, और वहां से आपको x log e बेस x कुछ नहीं log लेना था। कुछ स्टूडेंट इसमें log लेने की सोचे होंगे, ऐसा कुछ नहीं करना था, नॉर्मल डबल डिफरेंशिएशन करना था। और डबल डिफरेंशिएशन से पहले सिंगल डिफरेंशिएशन कैसे बिताना था, आपको u इंटू वी का फॉर्मूला लगा कि u ऐसा का ऐसा रख के v का डिफरेंशिएशन v ऐसा फिर u का डिफरेंशिएशन करके, और यहां से आपको dy बाई dx निकालना था। उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकल जाता। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमको देखने को मिले 10 तक के क्वेश्चन। अगर आपको बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज भी अगर थोड़ा बहुत भी इस चैप्टर में रहा होगा तो आप आराम से बना लिए होंगे। एक क्वेश्चन ट्रिकी देखने को मिल सकता था, सिर्फ वो सममित स्वतुल्य वाला, उसमें कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा गलती किए होंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे, थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया, थोड़ा बहुत भी आप अच्छे ढंग से मैथ्स को पढ़े तो आराम से लगने वाला पेपर था। कल वाला जो पेपर है वो भी आपको ऐसे ही टाइप का पेपर मिलने वाला है, ज्यादा लेवल हार्ड नहीं होगा। आप आराम से अच्छे ढंग से दिमाग सोच समझ के, क्योंकि आज कुछ स्टूडेंट से सुनने को मिला माइनर मिस्टेक भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, तो ऐसा आप थोड़ा दिमाग एकदम अच्छे तरीके से रख के और फिर सोच के क्वेश्चन को करें, कैसे तरीके से अटेम्प्ट करना उसको दोबारा चेक करें, ताकि छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जब हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा मार्क्स, थोड़े से मार्क्स में पीछे रह जाते, तो वो नहीं करना है। नेक्स्ट, इस बार थोड़ा सा ट्रेंड था ट्रू एंड फॉल्स का, तो ट्रू एंड फॉल्स के जो क्वेश्चन बनाए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए। जिसने भी पेपर फ्रेम किया है ट्रू एंड फॉल्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। डायरेक्टली जो बुक्स की लाइन है, एग्जाम्पल में लाइन दे रखा है या फिर कुछ प्रमेय में लाइन दे रखा है, ऐसा कैसा वो लाइन सीधा का सीधा आपके पेपर में कॉपी हुआ। तो आपको थोड़ा ऐसा थ्योरेटिकल भी आपको मैथ्स पढ़ना था, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने क्वेश्चन लगा दिए उससे काम नहीं बनने वाला। और सारे मैंने आपको नोट्स, एसीएल स्टूडेंट्स जो भी है सब कुछ नोट्स में अच्छे तरीके से ये लिखवाई हुई लाइनें हैं। देखो मैं पढ़ता हूं। फर्स्ट, त्रिभुज के किसी समुच्चय में सर्वांग सम, तो सर्वांग सम स्वतुल्य तो क्या सममित भी होता है, संक्रामक भी होता है, तुल्यता संबंध है। ये तो आपका बुक का एक एग्जांपल के फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे आपको राइट लगाना था। कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान 2π/3 होता है, इसको आपको सॉल्व करना था और सॉल्व करके आपको चेक करना था कि वास्तव में ये चीज हो रही है। कि कॉट इनवर्स के अंदर अगर माइनस है, पहले उस माइनस को प्लस में बदलने के लिए पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स करके, और फिर आपको चेक करना था कि ये माइनस में होता है या प्लस में होता है। तो ये आपको थोड़ा सा चेक करके देखना था। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया। 3x3 कोटि का वर्गाव्यू दे रखा है और बोला है कि ए का मान क्या होगा। तो यहां देखिए स्टूडेंट, सिंपल बात एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि अगर ए और ए लिखा हुआ है, यहां पर स्मॉल ए कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और जब ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है, वहां पर बाहर लाना ए, सिंगल पावर में ए आएगा बाहर। लेकिन अगर सिंपल फॉर्म में बोलूं, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालने की बारी आएगी तो उसका 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो पर्टिकुलर रो से या पर्टिकुलर कॉलम से चीज कॉमन आती है। अब मैट्रिक्स में सब एलिमेंट अगर ए से मल्टीप्लाई हुए तो ए जो बाहर आएगा वो हर रो से बाहर आएगा या हर कॉलम से बाहर आएगा। तो अगर हर रो हर कॉलम से बाहर आ रहा है तो वहां 3 ना होकर स्टूडेंट वहां a³ होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना था। ये थोड़ा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ स्टूडेंट असत्य सत्य लगा के कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। तो यहां पर ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 3 नहीं होगा बाहर, उस 3 को बाहर अगर लिया है तो वो a³ के फॉर्म में बाहर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक का 5th चैप्टर का डायरेक्ट एक लाइन शो किया हुआ, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है किंतु इसका विलोम सत्य नहीं। ऑब्वियसली अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली वो सतत तो होना ही है, कंटिन्यूस तो होना ही है। और इसका विलोम सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो उस पॉइंट पे सतत तो होते हैं, कंटिन्यूस तो होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते। जैसे एक एग्जांपल देखो, आपके बुक में एक एग्जांपल दे रखा है। मॉड्यूलस फंक्शन की बात करें, मापांक फलन जो होता है वो सतत होता है, लेकिन हम बात करें उसकी अवकलनीयता की तो वहां पर उसका LHD और RHD -1 एंड +1 निकल के दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और जब LHD और RHD दोनों जब इक्वल नहीं होते, ऐसे केस में हम चीज क्या बोलते हैं कि वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये इसका जो विलोम कथन बनेगा वो सत्य नहीं होगा। तो यहां पर ये जो आपको दे रखा है बिल्कुल सही है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत तो होता है, लेकिन उसका विलोम कहना सही नहीं है। तो सत्य ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल बनाया था। फिर ये भी एक अच्छा सवाल कि किसी वर्गाव्यू को आप सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां पर बोला नहीं किया जा सकता है,
नहीं कैसे, यहाँ तो आपको इस वर्गाव्यू को कर सकते हैं, फॉर्मूला देखा हम, हाफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ए माइनस ए टी एक सममित की तरह बिहेव करता है, एक असमित विषम सममित की तरह बिहेव करता है, तो दोनों ही के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं एक वर्गाव्यू को एक फॉर्मूले के रूप में। इस पे क्वेश्चंस भी खूब सारा हुआ है। तो ये वाला जो आपको क्वेश्चन में लाइन दे रखा है वो इसमें नहीं शब्द डालने से यहाँ पर कथन जो हो जाएगा वो सत्य हम नहीं कहेंगे, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, और 16 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम किया। आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि फंक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा, तो फंक्शन से क्वेश्चन ना देके रिलेशन से ही क्वेश्चन दिया, आपको चेक करना था, नेचर चेक करना था, स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी पूछा, बी स्क्वायर भी नहीं पूछा, बी क्यूब भी नहीं पूछा, तो डायरेक्टली आपको ए लेस देन एंड बी का पूछा है। आराम से सिंपल तरीके से स्वतुल्य के रिलेशन की कंडीशन लिखनी थी, सम्मित की कंडीशन लिखनी थी, संक्रामक की कंडीशन लिखनी थी, आराम से बनने वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कई बार मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर ऐसी चीज जब आ जाती है उस केस में भी इस चीज को फॉर्मूले को मैं प्रूफ करके बताया हूं, और यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके का सेकेंड चैप्टर का एक फॉर्मूले को प्रूफ करने को पूछा गया कि हम x इक्वल्स टू इसमें क्या रखेंगे कि डायरेक्टली यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा, जो कि sin 2 थीटा होता है, और sin 2 थीटा से sin इनवर्स तो 2 थीटा बचेगा, और थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं कि अगर x की जगह sin थीटा रखेंगे तो थीटा ऑब्वियसली sin इनवर्स x और 2 sin इनवर्स x आ गया। तो ये फॉर्मूला तो जो आपको दिखाई दिया वो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूं 18, तो 18 वाला क्वेश्चन एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, कंपैरिजन करना था, कंपैरिजन करके कुछ इक्वेशंस बनेगी, इक्वेशंस को विलोपन विधि या किसी भी विधि से सॉल्व करके a b c और d का मान निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इधर वाला आपको सॉल्व करना था डिटरमिनेंट, इधर वाला भी सॉल्व करना था। कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली कंपेयर करना स्टार्ट कर देते, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट जब भी होगा तब आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट अलग सॉल्व करें, राइट हैंड का अलग करें, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उससे आपको आंसर मिलने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, x की पावर n, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, डिफिकल्ट नहीं बनाया है इसमें क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसमें, बन सकता था डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया। कुछ नहीं करना था, x की पावर n पर सततता चेक करनी थी। अब सततता चेक करनी है, 3 चीज चेक करनी है यार, उस पर वैल्यू चेक करनी, फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना, और इजीली तरीके से आपको सततता प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया, 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन संयुक्त फलन बनाना था। संयुक्त फलन बनाना, गॉस फंक्शन डिफाइन करके उसको h के साथ में फिर से कंबाइन करना था, और √2π के साथ में यहाँ पर आपको वैल्यू रख के आंसर निकालना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21। अगर इनके कुछ सोल्यूशन वगैरह भी चाहिए तो मैं ऐसा, अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स जो ACL वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनको कल प्रोवाइड कर दूंगा, अगर सोल्यूशन भी चाहिए, या फिर उसका PDF बनाकर भी ऐसा हुआ तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उस सॉल्यूशन को पोस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। 9/4 को कॉमन लेना था, सिंपल फॉर्मूला लग रहा था, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अगेन उसको कॉस में लिखना था, और कॉस में लिख के हमको कॉस नहीं पूछा, हमको साइन में लाना था, तो कॉस को साइन में आराम से हम चेंज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 22 जहां पर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब अगर हार्ड बनाना चाहता, लेकिन पेपर वाले ने आपके ऊपर बहुत दया की है, बहुत सिंपल क्वेश्चन कॉमन लेके डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना था और आंसर डायरेक्टली आपको मिलने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत सिंपल हो गया यार, ए बी निकालना था, बी निकालना, एक 2x3, एक 3x2, तो एक 2x2 का बनेगा मैट्रिक्स, एक 3x3 का बनेगा। तो पहले आपको मल्टीप्लीकेशन से पहले कंडीशन चेक करना था, मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता, पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति इक्वल करके देखनी थी, और नया जो आपको अवयव मिलेगा उसका कोटि क्या होगा उसको देखते हुए आपको मल्टीप्लाई करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मार्क्स वाला क्वेश्चन था कि ए बी और बी अगर जिसने निकाला होगा नॉट इक्वल, बिल्कुल, क्योंकि ये क्रम विनिमयता कभी कभार फॉलो करता है, कभी नहीं भी करता है। ऑब्वियसली हम देखते हैं कि गुणा तो क्रम विनिमय होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अब इसमें भी स्टूडेंट्स काफी कुछ गलती किए, लेकिन 24 से जो क्वेश्चन दिया, मतलब एग्जामिनर जो आपको एग्जाम जिसने पेपर बनाया वो खुद चाहता है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें। क्वेश्चन नंबर 24 की जगह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वहां पर आपको जो थर्ड कॉलम दिख रहा है वहां पर कुछ चीजें जो छूट रही थी उसका मल्टीप्लाई करना था। मतलब अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट को आप ए से मल्टीप्लाई करते थे, सेकंड को बी से, और थर्ड को सी से, और ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड भी करना था। तो वो एबीसी से एबीसी वापस कॉमन लेके आप किए होंगे
तो ये डायरेक्ट कट गए होंगे और फिर उनको आगे पीछे करना था, माइनस प्लस का चीज करना था, आराम से 4-5 स्टेप का क्वेश्चन था, आराम से हो जाता। क्वेश्चन नंबर 25 भी डिफरेंशिएशन का कितना आसान क्वेश्चन पूछा। देखो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होता है, अगर एक्स स्क्वायर लगाओ तो उसका भी डिफरेंशिएशन वही होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का भी 2x लिखना पड़ेगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का 4x, तो उस तरीके से आपको इसका डिफरेंशिएशन करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंशिएशन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ये काफ़ी लोगों से नहीं भी बना होगा, लेकिन ये जब मैं इंटीग्रेशन जब क्लास में डिस्कस कर रहा था, मैंने इस चीज़ को बोला था, इन क्वेश्चंस में से बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कई बार आया है और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इसलिए सेलेक्ट करता है क्योंकि इसमें टी कंसीडर करके डायरेक्टली कंसीडर कर दिया, नीचे वाला ऊपर वाला हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है इस क्वेश्चन में। इसमें आपको कुछ कॉमन लेना था और कॉमन लेके इसको ex माइनस ई माइनस एक्स और ex प्लस ई माइनस एक्स का फॉर्म बना के t कंसीडर करके और फिर उसका लॉग में आंसर देना था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सिस्टम चेंज करके और फिर t सब्स्टिट्यूट करके और फिर आपको यहाँ पर आंसर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इजी है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा के थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह लेके और फिर आपको आंसर फ्रेम करना था। क्वेश्चन नंबर 28 आव्यूह विधि, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, जो भी कोफिशिएंट होंगे उनको a में लाना था, b में लाना था और x में लाना था। x इक्वल्स टू a इनवर्स b का फॉर्मूला लगा के उसका एडजॉइंट निकालना था, एडजॉइंट निकाल के डिटरमिनेंट निकालना था, a इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट a अपॉन a का सारणिक और फिर b से मल्टीप्लाई कर देना था, x y z का वैल्यू आ जाता। क्वेश्चन नंबर 28 के अथवा में सवाल था, वो भी बहुत इजी था। अगर उसको करते तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स से बदलना था, इस साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में, फिर फॉर्मूला लगा देते tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। आराम से tan इनवर्स का जो tan इनवर्स का फॉर्म आपको राइट हैंड साइड में देखने को मिल रहा है 77/36 वो मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, और ये अपने ACL पेपर में कई बार ये क्वेश्चन जब अपन ने लिया था, एक बार मेन टेस्ट पेपर जब अर्धवार्षिक से पहले, उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन स्टूडेंट सोचते हैं कि प्रारंभिक रूपांतरण से क्वेश्चन आएगा या नहीं, तो एग्जामिनर ने भी ऐसा चीज सेलेक्ट की कि यार जहां से जो चीज इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, ये प्रारंभिक रूपांतरण का भी बोर्ड में भी बहुत कम देखने को मिला और मिला भी है तो सेकंड ऑर्डर तक ये खत्म कर देते हैं और थर्ड ऑर्डर पे बहुत मुश्किल से मिलता है। तो थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन डायरेक्टली ये पेपर से सेम मैच, कुछ भी चेंज नहीं, संख्या भी सब कुछ सेम, डायरेक्टली वो क्वेश्चन उठा के दिया। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने, चाहता था कि पूरा में से पूरा स्टूडेंट ना ला सके, 2 क्वेश्चन बनाया और 2 क्वेश्चन ऐसा बनाया कि स्टूडेंट अगर पूरे तसल्ली के साथ किया होगा तो ही उसका क्वेश्चन बना होगा, और अगर तसल्ली से नहीं किया तो कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक्स हुई होगी। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा डिफरेंशिएशन को, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला लगा के उसको एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचाना था, एग्जैक्ट आंसर मतलब जो भी था उसको आंसर तक पहुंचा के और फिर उसको फाइनल फॉर्म देना था। तो ये उस थोड़े क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा टाइम भी लगा होगा ऑब्वियसली। और इसके और वाला अगर स्टूडेंट अटेंड करता, वेरी सिंपल, कुछ टाइम पहले ये ACL में भी हुआ, इसके बारे में बोलकर मैं ये स्टूडेंट्स जब जा रहे थे बोला भी था कि 7.4 में से पूर्ण वर्ग विधि का सवाल हर बार बोर्ड पूछता है। और देखो आपके अर्धवार्षिक पेपर में भी यही क्वेश्चन पूछा है, पर क्वेश्चन का जो लेवल था पूछने का उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करवा दी, कॉमन वगैरह लेकर 17/6 का फॉर्म देना पूरा 289 को देखकर और उसके अकॉर्डिंग पूरा फॉर्मूला लगाकर और फिर आंसर देना था। तो दोनों ही बहुत अच्छा क्वेश्चन बना। ओवरऑल मैं अब समेटता हूं बात को और कुछ 2 मिनट जो मैं बात करूंगा पेपर का, जो मैं पैटर्न है सिर्फ एनालिसिस बताया, कुछ इस तरीके से नहीं कि आपको मैं समझाने बैठ रहा हूं क्लास बाय क्लास, इसलिए सिर्फ थोड़ा सा डिस्कशन फास्ट में किया कि आप थोड़ा सा उस चीज को देख पाए। लेकिन मैं सिंपल इस पेपर के बारे में अगर इतना कहना चाहूंगा कि ये जो पेपर जो बना है वो इजी टू मॉडरेट स्टूडेंट को देखते हुए ढंग से अगर उसने स्टडी किया है तो आराम से 40+, 45+, 48 मार्क्स तक स्टूडेंट्स कवर कर सकता था आराम से इसमें। तो काफी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा पेपर किया भी है, काफी स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई थी, तो उस चीज को या अर्धवार्षिक पेपर परीक्षा को ऐसे ही नॉर्मल ले लिया। तो उस चीज को अब नहीं सोचना, पेपर कंप्लीट कर दिया, पेपर हो गया, साइड में रखे इस पेपर को। लेकिन जैसे ही आपके एग्जामिनेशन पूरे हो जाए 24 के बाद आपको एक अच्छी प्लानिंग स्टार्ट करनी है। प्लानिंग कैसे? आपको 1 तारीख तो बहुत दूर दे दिया, जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो 25, 26 1-2 दिन का रेस्ट आप लेना चाहे तो ले ले, एग्जाम देकर आप
आए हैं तो आप 2 दिन या 3 दिन का रेस्ट या लेकर आपको अपना फिर से आगे बोर्ड के लिए गोल अभी से रेडी करना है। जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, आगे बोर्ड की परीक्षाएं जल्द आने वाली है, हो सके मार्च में ये पेपर एग्जाम करवा दे, क्योंकि कोर्स भी बहुत कम कर दिया आप लोगों का। तो अगर इन्होंने ये चीज़ कर दी आप लोगों के साथ में, अगर मार्च में एग्जाम हो गए तो बहुत कम समय देखने को मिलेगा। इसमें हमको प्रैक्टिकल भी लेना है, सारी चीज़ें करनी है। तो इस दृष्टि से आपको अभी से अपना गोल रेडी करके और अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप देने की ज़रूरत है। और जिन लोगों का पेपर बहुत अच्छा बना है उनको जो बाकी कुछ रह गया उसको समेटना चाहिए और रिवीजन मोड को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। अब मैं उन लोगों से बात करूंगा कल जो एवीएम का पेपर देने जा रहे हैं। एवीएम के पेपर जो स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए मैं सिर्फ 1 मिनट बोलूंगा कि कल के पेपर के अंदर आपको अभी जो टाइम मिला है, अभी ये वीडियो देखने के बाद में अगर थोड़ा बहुत अगर आपके पास में टाइम रहता है तो आप सबसे पहले अपने नोट्स में जितने भी फॉर्मूलेज है उन फार्मूला को अच्छे से देखकर चले जाए। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला बेस होकर आपसे आराम से बन जाएंगे। उसके अलावा जो मैंने कुछ नोट्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस करवाए, कुछ डेफिनेशंस लिखवाई, उन चीज़ों को अच्छे से देखें। फिर ACL में इतने सारे पेपर्स हुए, उन पेपर का भी अच्छे ढंग से रिवीजन करके जाए। आज भी ऐसा ही हुआ है, 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर से डायरेक्टली देखने को मिल गए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत किए थे टेस्ट पेपर के रूप में, यहाँ पर वो क्वेश्चन उन्हें वहाँ मिले ताकि उनका वहाँ पर भी उनको एक चीज़ अच्छी लगी कि हाँ सर यहाँ गलत किया था, वहाँ पर सही है। तो वो चीज़ भी एक अच्छी लगी कि पेपर में यहाँ का क्वेश्चन दिखा। तो आप लोगों से भी यही कहूँगा कि कल का पेपर आप बहुत तसल्ली के साथ में देवे। कल पेपर बहुत आसान होने वाला है। और ये जो अर्धवार्षिक का जो एग्जाम है आपकी सिर्फ तैयारी, आपकी आंखें खोलने के लिए बना। और बिल्कुल इतने कोविड पीरियड के बाद में ये एग्जाम होना, मतलब एक तरीके से स्टूडेंट एकदम लापरवाह टाइप से हो गया था कि अब एग्जाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होना है क्या नहीं होना है। बस वो कोरोना की 3rd वेव का इंतजार कर रहा है कि हमको डायरेक्टली परसेंटेज बांट दिए जाए और हम फिर से खुश हो जाए। तो ऐसा नहीं, इस बार एग्जाम होगा, अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। और अभी जो एवीएम स्टूडेंट है थोड़ा बहुत कुछ देखकर, ज़्यादा नहीं, अपने माइंड को इतना भी हावी ना बनाए कि यार कि कल का पेपर ढंग से वहाँ पर गड़बड़ कर दे। और पेपर जब करो तो अच्छे से एक क्वेश्चन वाइज देखो और उसको करने के बाद में फिर से चेक करो कहीं थोड़ा बहुत गलती ना हो गया। और थोड़ा सा लेंदी पेपर बनने के कल चांसेज हो सकते हैं, तो उस बात पे भी ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से ख्याल रखें। इस चीज़ के साथ में मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। थोड़ा बहुत बात आपसे करना इसलिए चाहता था कि मैं 1-2 दिन यहाँ पर नहीं था, कल भी नहीं था, आज भी नहीं था पूरे दिन। और स्टूडेंट्स के 2 पेपर मैथ्स के हो गए, एक न्यू बिल्डिंग का पेपर हो गया, आदर्श का पेपर हो गया। तो थोड़ा बात भी करना था, स्टूडेंट थोड़ा सा मोटिवेट हो सके। और कल का पेपर हमने जितनी अच्छी तैयारी की है बस उस पर्पज से पूरा अपना 100% देख कर आवे। और उसके बाद की क्या प्लानिंग है, हमको बोर्ड के लिए किस तरीके से रेडी होना है, हम ऑफलाइन क्लासेज में अच्छे ढंग से उसको डिस्कस करने वाले हैं। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ न्यू ईयर के अंदर प्लानिंग करेंगे इस चीज़ के साथ। और कल के एग्जाम के लिए, और जो जिस स्टूडेंट ने आज एग्जाम दिया है उनको निराश बिल्कुल नहीं होना। और एग्जाम देने के बाद में अब क्या करना है उसके बारे में हम सोचेंगे जल्दी। और कल स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं विशेष बात करना चाहूँगा कि कल आप अच्छे तरीके से पेपर अच्छे तरीके से दे देवे। और उसके बाद में जब मैथ्स का पेपर होगा हम डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर, कल ऑफलाइन वे में ही। और कल के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से पेपर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।